वेलकम टू पोको एफएम, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। ये वही जगह है जहां सस्पेंस की हर लेयर खुलती है, जहां मिस्ट्री की हर राज में छुपा होता है एक अनजाना सच, और जहां हर आवाज के पीछे होती है एक कहानी। जैसे कि डिटेक्टिव स्टोरीज, क्राइम थ्रिलर्स, हॉरर टेल्स और रियलिस्टिक मिस्ट्रीज, सब कुछ मिलेगा यहाँ। सो प्लग इन योर ईयरफोन्स और खो जाओ कहानी की दुनिया में, जहां हर मोड़ पे मिलेगा एक नया ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन कहानी को। इतना बड़ा केस मैंने कभी नहीं देखा था, ना इससे पहले ना बाद में। उस दिन मैं और होम्स दोनों बेकर स्ट्रीट के ड्राइंग रूम में बैठे थे। बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन होम्स के चेहरे पे उस वक्त एक अजीब सा उत्सुकता का भाव था, जैसे कोई बड़ी गुत्थी सुलझाने वाली हो। तभी एक नौकर ने दरवाजा खटखटाया और बोला, एक जेंटलमैन आपसे मिलना चाहता है, नाम है डॉक्टर थॉर्निकॉफ्ट हक्सटेबल। होम्स ने तुरंत बोला, अंदर भेज दो। एक लंबा कद का और मोटा सा आदमी रूम में आया। माथा पसीने से भरा हुआ था, कपड़े पे धूल और उसकी आंखों में चिंता सा नजर आ रही थी। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मिस्टर होम्स, मेरी मदद करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। होम्स ने शांत स्वर में कहा, डॉक्टर हक्सटेबल, घबराइए मत, कृपया सब कुछ डिटेल में बताइए। डॉक्टर हक्सटेबल ने गहरी सांस ली और बोला, मैं प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हूँ, एक प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल नॉर्थ इंग्लैंड में। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट, नाम था लॉर्ड सल्टायर, गायब हो गया। और किसी राजा महाराजा का बेटा है, ड्यूक ऑफ होल्डरनेस का। गायब हो गया? होम्स ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। हाँ, सुबह जब मैं स्कूल के राउंड पे गया तो उसका कमरा खाली था, ना बेड यूज हुआ था, ना कपड़ों का कुछ पता। बस एक औरत जैसी हल्की सी छाप जमीन पे मिली और बस, और कुछ नहीं मिला। होम्स ने थोड़ा आगे झुककर पूछा, पुलिस को इन्फॉर्म किया? डॉक्टर हक्सटेबल ने हाँ में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर लिंडले ने केस लिया, पर उन्होंने सब कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसा किया, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगा आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, और मैं छुपाना नहीं चाहता, उसी दिन एक और आदमी भी गायब हो गया, स्कूल का एक जर्मन मास्टर, मिस्टर हेडिगर। मैंने हैरान होकर कहा, एक बच्चा और एक टीचर दोनों गायब, क्या उनमें कोई संबंध था? डॉक्टर हक्सटेबल ने नजर नीचे झुकाई और कहा, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं डर रहा हूं, अगर लॉर्ड सल्टायर को कुछ हो गया तो होल्डरनेस फैमिली मुझे कभी नहीं माफ करेगी। होम्स ने धीरे से मुस्कुरा के कहा, यह केस तो सच में दिलचस्प है। वाटसन, तुम तैयारी करो, हमें प्राइमरी स्कूल जाना होगा। अगले ही दिन सुबह सुबह हम दोनों, मैं और शर्लॉक होम्स, एक ट्रेन पकड़ के नॉर्थ इंग्लैंड की तरफ निकल पड़े। डॉक्टर हक्सटेबल हमारे साथ थे, लेकिन पूरा सफर वो सिर्फ चुप बैठे रहे, जैसे उनका मन किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ हो। होम्स ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर बाहर की तरफ देख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि उसका दिमाग फुल स्पीड से काम कर रहा था। जैसे ही हम प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचे, एक बग्गी हमारा इंतजार कर रही थी। स्कूल पहुंचने पर मैंने देखा एक पुराना और विशाल भवन, बड़े बड़े मैदान से घिरा हुआ, लेकिन महल में एक सन्नाटा सा था, जैसे हर इंसान किसी भयानक बात से डरा हुआ हो। होम्स ने तुरंत पूछा, क्या लॉर्ड सल्टायर का कोई सामान मिसिंग है? डॉक्टर हक्सटेबल ने जवाब दिया, नहीं सर, उसके कपड़े, बुक्स सब अपनी जगह थे, पर उसकी एक स्लीपर मिसिंग थी। होम्स ने गहरी नजर से कॉरिडोर का जायजा लिया। और मिस्टर हेडगर, उसका क्या? उसकी साइकिल भी गायब है। उस दिन रात वो बाहर गया था और वापस कभी नहीं आया। होम्स ने जमीन पर झुककर कुछ निशान देखा और कहा, यह निशान एक साइकिल का टायर का है। मैं आगे बढ़ा और बोला, होम्स, तुम्हें क्या लगता है, क्या दोनों साथ निकले होंगे? होम्स ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे लगता है हेडिगर ने लॉर्ड सल्टायर को फॉलो किया होगा, शायद उसने कुछ देखा, पर फिर वो भी गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। फिर होम्स ने ग्राउंड पे एक जगह पे झुककर मिट्टी उठाई और उंगलियों से महसूस किया। यह मिट्टी नरम है, पर कुछ घिसाव जैसा लग रहा है, जैसे साइकिल का टायर यहाँ से घसीटा गया हो। तभी एक छोटा सा लड़का भागता हुआ आया और बोला,
सर, पास के जंगल के एक झाड़ियों से मिस्टर हेडिगर के साइकिल मिला है। होम्स तुरंत अलर्ट हो गया। वाटसन, लगता है कि इंटरेस्टिंग हो रहा है, हमें चलना होगा जंगल में। मैं होम्स के पीछे पीछे चला और मेरा दिल तेज धड़क रहा था। शायद अब हम उस रहस्य के करीब पहुंचने वाले थे जिसके पीछे एक राजा का बेटा, एक टीचर और एक साइकिल गायब हो चुके थे। मैं और होम्स जंगल के रास्ते पर चल दिए, उस लड़के के पीछे पीछे जो मिस्टर हेडिगर के साइकिल का पता बताने आया था। जंगल काफी घना था और हर तरफ से पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से आ रही क्रॉस की आवाज एक अजीब सी टेंशन क्रिएट कर रही थी। थोड़ी देर बाद हम एक घने झाड़ियों के पास पहुंचे। वहां एक साइकिल पड़ी थी, आधी मिट्टी में धसी हुई। होम्स ने तुरंत झुककर उसका जायजा लिया। देखो वाटसन, उसने कहा, टायर्स पे नई मिट्टी चिपकी है। इसका मतलब है कि साइकिल यहाँ जोर से लाई गई थी और ये ऐसे ही यहाँ छोड़ी नहीं गई, कुछ जोर जबरदस्ती हुई है। मैंने पूछा, तो क्या तुम कह रहे हो मिस्टर हेडिगर यहाँ किसी के पीछे आया और फिर? होम्स ने हाँ में सर हिलाया। हो सकता है उसने लॉर्ड सल्टर को कहीं देखा हो, शायद बच्चा किसी के साथ भाग रहा हो और मिस्टर हेडिगर उसका पीछा कर रहा हो। तभी किसी ने उससे रोका या उस पर हमला किया। उन्होंने साइकिल के पास जमीन पे कुछ फुटप्रिंट्स देखे, एक बड़े पैर के, कुछ छोटी कदम की छाप और कुछ गड्ढे जैसे निशान। देखा वाटसन, ये छाप जमीन में धंसी हुई है, जैसे कोई भारी आदमी यहाँ खड़ा था और ये किसी लड़के के हो सकता है। होम्स ने वहां से एक टूटा हुआ बटन उठाया जो क्लियरली किसी कोट का हिस्सा लग रहा था। होम्स ने बटन को देखा। ये बटन किसी स्कूल यूनिफॉर्म का नहीं है, ये तो किसी और स्टाइल का है, शायद लंदन के किसी टेलर का काम है। मैं हैरान हो गया, मतलब कोई बाहर के लोग इन्वॉल्व हो सकता है। होम्स ने गंभीर आवाज में कहा, बिल्कुल, और मुझे शक है कि यह सब एक साजिश का हिस्सा है। किसने लॉर्ड सल्टर को उठाने की योजना पहले से बनाई थी। तभी एक और स्कूल स्टाफ भागता हुआ आया। सर, एक और बात पता चली है, एक आदमी जो ड्यूक ऑफ होल्डरनेस का पर्सनल सेक्रेटरी है, जेम्स वाइल्डर, वो रात को सीक्रेटली स्कूल के आसपास देखा गया था। होम्स तुरंत चौकन्ना हो गया। जेम्स वाइल्डर, ये नाम तो सुनने में फैमिलियर लगता है, उसका इस केस से क्या लेना देना? डॉक्टर हक्सटेबल जो हमारे साथी थे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वाइल्डर ड्यूक का एक भरोसेमंद आदमी है, उसका बिना तो ड्यूक सांस भी नहीं लेते। होम्स ने एक लंबी सांस ली और बोला, वाटसन, लगता है इस कहानी में राजा से ज्यादा वजन सेक्रेटरी का है। अगले दिन होम्स ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है ड्यूक ऑफ होल्डरनेस से मिलने का। उनका महल स्कूल से कुछ मील दूर था, एक पुरानी सुंदर हवेली जहां हर कोने में रॉयल्टी के एहसास होता है। मैं, होम्स और डॉक्टर हक्सटेबल बग्गी में बैठकर वहां पहुंचे। एक बाटलर ने हमें अंदर ले जाकर एक बड़े ड्राइंग रूम में बिठाया। थोड़ी देर बाद एक ऊंचे कद का घमंड भरी शक्ल वाला आदमी अंदर आया। उसकी आंखें में थकवट थी, लेकिन अंदर से वो एक मजबूत और कठोर व्यक्ति लग रहा था। मिस्टर शर्लॉक होम्स, उसने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे बेटे के केस में इन्वॉल्व हुए। होम्स ने पोलाइटली जवाब दिया, ड्यूक साहब, मुझे आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछने होंगे, अगर आप बुरा न माने। ड्यूक ने हाँ में सिर हिलाया। होम्स ने पूछा, क्या आपका बेटा आपसे नाराज था? ड्यूक ने आंखों में थोड़ा दर्द लेकर जवाब दिया, मेरे और मेरी वाइफ के बीच थोड़ा अनबन थी, उस वजह से उनका लंदन जाना हुआ। मेरा बेटा अपनी माँ के करीब था, तो हो सकता है कि उसे यह सेपरेशन पसंद ना आई हो। होम्स ने अगला सवाल पूछा, और आपका सेक्रेटरी मिस्टर जेम्स वाइल्डर, क्या उसने आपके बेटे से कभी ज्यादा दोस्ती या अटैचमेंट दिखाई? ड्यूक का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वाइल्डर मेरी पूरी लाइफ का सबसे वफादार आदमी है, मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूं, लेकिन क्या? होम्स ने तुरंत पकड़ा, लेकिन वो थोड़ा ओवर इन्वॉल्व था। कभी कभी मुझे लगता था कि वो मेरे परिवार के मामले में हाथ पर करता है। होम्स ने घूरकर ड्यूक को देखा। क्या आपको लगता है कि लॉर्ड सल्टर को किसी ने जानबूझकर उठाया है, आपकी फैमिली के इमोशनल या पॉलिटिकल तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए? ड्यूक ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जानता, पर मैं ये मानना नहीं चाहता कि यह अंदर का कोई आदमी कर सकता है।
इतने में जेम्स वाइल्डर रूम में आया, एक तीखी नजर और तेज बोलने वाला आदमी। उसने होम्स को लाइटली देखा और कहा, मैं जानता हूं कि आप किसी को दोषी दोहराने आए हैं मिस्टर होम्स, पर मैं सिर्फ ड्यूक का हित में काम करता हूं। होम्स ने शांति से कहा, मैं बस सच ढूंढ रहा हूं मिस्टर वाइल्डर, और अब वो दूर नहीं है। जब हम वापस बग्गी में बैठे तो मैं होम्स से बोला, तुम्हें क्या इस जेम्स वाइल्डर पे शक है? होम्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वाटसन, मैं शक नहीं कर रहा, मैं तस्दीक कर रहा हूं, और मुझे लगता है इसी केस का जड़ उसी वाइल्डर के अंदर छिपी हुई है। अगले दिन सुबह होम्स ने मुझे उठाया और बोला, वाटसन, आज हम थोड़ा अलग तरीके से काम करेंगे। मुझे वाइल्डर के बारे में और भी कुछ खोजना है, लेकिन छुपके से। मैं हैरान हुआ, तुम छुपकर क्या करोगे? होम्स ने आंख मारकर कहा, कभी कभी छुपकर भी सबसे बड़ा सच सामने आता है वाटसन। हम दोनों ने स्टाफ से कह दिया कि कुछ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, लेकिन सच ये था कि होम्स वाइल्डर का पीछा करना चाहता था। उसने एक लोकल लड़के की मदद ली, जिसे उसने थोड़ा पैसा दिया और कहा, वाइल्डर जहां भी जाए मुझे बता देना तुम। शाम को वही लड़का वापस आया और बोला, सर, वाइल्डर साहब ने एक घोड़े की बग्गी मंगवाई थी और वो जंगल की तरफ निकले हैं। होम्स के चेहरे पे एक तेज चमक आ गई। वाटसन, लगता है यह केस खुलने ही वाला है। हम दोनों ने साइकिल उठाई और वाइल्डर के पीछे चल दिए। जंगल के एक पुराने रास्ते पर वाइल्डर की बग्गी के निशान क्लियरली दिख रहे थे। होम्स ने उनका पीछा किया और लगभग 1 घंटे के बाद हम एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे, जो जंगल के बीचों बीच में थी। वहां एक घोड़ा बंधा था। होम्स ने हाथ उठाकर मुझे रोका। वाटसन, धीरे, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। हम झोपड़ी के पास चुपके से गए। अंदर से वाइल्डर की आवाज आ रही थी और एक और आवाज, एक बच्चे की। होम्स ने आंखों से सिग्नल दिया और हम दोनों ने धक्का मारकर दरवाजा खोला। अंदर एक लकड़ी के बिस्तर पर लॉर्ड सल्टर बैठा था, घबराया हुआ लेकिन जिंदा। वाइल्डर उसके पास खड़ा था, जैसे कोई अपराधी रंगे हाथों पकड़ा गया हो। होम्स, वाइल्डर ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने इससे कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उससे उसकी मां से मिलवाना चाहता था। होम्स ने उसकी आंखों में सीधा देखा। तो तुमने मिस्टर हेडिकर को भी रोका और उसे भी यहां लाने की कोशिश की। वाइल्डर का चेहरा पीला पड़ गया। वो मुझे फॉलो कर रहा था, उसने मुझे पहचान लिया था। मैं डर गया था, मैंने उससे धक्का दिया, वो गिरा और उसका सर पत्थर से टकरा गया। मैं सुन के सन रह गया, एक एक्सीडेंटल हत्या, एक किडनैपिंग, और ये सब एक पर्सनल मोटिव के लिए। होम्स ने वाइल्डर के कंधे पे हाथ रखा। तुम्हारे खिलाफ काफी सबूत है, अब तुम्हें सच ड्यूक को बताना ही पड़ेगा। वाइल्डर ने सिर झुका लिया। लॉर्ड सल्टर ने आंखों में आंसू लिए होम्स की तरफ देखा। अब मुझे वापस ले जाएंगे ना? होम्स ने नरम स्वर में कहा, हाँ बेटा, अब तुम सेफ हो। अगले दिन सुबह होम्स ने जेम्स वाइल्डर को अपने साथ बग्गी में बिठाया और हम तीनों, मैं, होम्स और लॉर्ड सल्टर, वापस होल्डरनेस हॉल की तरफ निकले। वाइल्डर अब एकदम चुप था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में गिल्ड सब नजर आ रहा था। होल्डरनेस हॉल पहुंचते ही होम्स ने ड्यूक से मिलने की आग्रह की। ड्यूक ने जब लॉर्ड सल्टर को जिंदा और सुरक्षित देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। वो एक पल के लिए सिर्फ एक पिता बन गया, ना कोई रियासत का मालिक, ना कोई पॉलिटिशियन। होम्स ने ड्यूक को धीरे से कहा, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, वो भी प्राइवेट में। ड्यूक ने हमें लाइब्रेरी में बुलवाया। वहां वाइल्डर भी थी, जहां उसने फाइनली सब कुछ कबूल लिया। मैं आपसे माफी मांगता हूं, योर ग्रेस, वाइल्डर ने कहा। मैं बस चाह रहा था कि लॉर्ड सल्टर आपकी वाइफ से मिले। वो उनसे दूर था और मैं चाहता था कि उससे इमोशनली आपके खिलाफ कर दूं। मैं चाहता था कि आप उससे छोड़ दे और मैं आपका वारिस बन जाऊं। ड्यूक ने गुस्से से उठकर कहा, तुम भूल गए वाइल्डर, मैं तुम्हारा पिता हूं, पर कभी मैंने तुम्हें अपने बेटे के बराबर नहीं समझा। तुम मेरे इलेजिटिमेट बेटा हो, एक भूल, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा इज्जत दी। वाइल्डर ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं बस इसी इज्जत को मैं अपना अधिकार समझा बैठा। मुझे लगा मैं आपका राइटफुल बेटा हूं। होम्स ने धीरे से बोला, अब दोनों के बीच की इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी इस केस का मूल कारण थी।
लेकिन एक मासूम टीचर मिस्टर हेडिगर की मौत हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है? वाइल्डर ने सिर झुका लिया। मैं ही हूं। मैंने उसे धक्का दिया था। मैं चाहता था वो मुझे फॉलो ना करे। ड्यूक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वाइल्डर, मैं तुम्हें लॉ के हवाले करूंगा, चाहे तुम मेरे खून हो या नहीं। होम्स ने ड्यूक की तरफ देखा। योर ग्रेस, मुझे अफसोस है कि आपको ये फेस करना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट अब लॉर्ड सेल्टर सुरक्षित है। ड्यूक ने होम्स का हाथ थामकर कहा। मिस्टर होम्स, आपने मेरी फैमिली की इज्जत और मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। उस रात जब हम दोनों लंदन वापस जा रहे थे, मैं होम्स से बोला, तुमने तो एक राजघराने के राज खोल लिए होम्स, लेकिन तुमने पूरे डिग्निटी के साथ उनका मन भी रखा। होम्स ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। वॉटसन, इमोशंस कभी कभी लॉजिक से बड़ी ताकत होती है, पर उनका गलत इस्तेमाल सब कुछ तबाह कर सकता है। ट्रेन का कंपार्टमेंट में बैठकर जब हम लंदन की तरफ लौट रहे थे, तो मैं अब भी केस के बारे में सोचता ही रह गया। होम्स विंडो के पास बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो अब सब कुछ मेंटली वॉप अप कर रहे हो। मैं फाइनली उससे पूछ बैठा, होम्स, तुमने वाइल्डर पर शक कैसे किया जब सब उससे लॉयल और शरीफ मानते थे? होम्स ने आंख खोलकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाटसन, सबसे पहला संकेत मुझे वाइल्डर के बिहेवियर से मिला। जब हम पहली बार ड्यूक से मिले थे, वाइल्डर की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफेंसिव थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। पर वो तो एक तेज इंसान है, हो सकता है उसका स्वभाव भी ऐसा हो। मैंने कहा। होम्स ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये बात और कंफर्म हुई जब मुझे पता चला कि रात को वाइल्डर स्कूल के आसपास दिखा गया था, बिना किसी वजह के। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर हेडिगर। मैं चौंक गया। क्या बात थी हेडिगर के साथ? होम्स ने कहा, हेडिगर एक सिंपल और सच्चे नेचर का इंसान था। जब उसने लॉर्ड सेल्टर के गायब होने की खबर सुनी, तो वो तुरंत साइकिल लेकर निकला। मुझे शक था कि उसने कुछ देखा होगा। शायद उसने विल्डर को लॉर्ड सेल्टर के साथ देखा हो, और इसी वजह से विल्डर ने घबराकर उस पर हमला कर दिया। उस साइकिल का सीन तो सच में कैजुअल था, मैंने कहा। होम्स ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल, उस जंगल में साइकिल और मिट्टी के निशान ने सब कुछ बताया। जब मैंने उन टायर्स मार्क्स को देखा, मुझे समझ आया कि साइकिल सिर्फ छोड़ी नहीं गई थी, फोर्सिबली लाई गई थी। और मिट्टी पर जो फुटप्रिंट्स थे, वो वाइल्डर के शू साइज से मिल खाते थे। लेकिन लॉर्ड सेल्टर ने वाइल्डर का साथ क्यों लिया? मैंने पूछा। होम्स ने कहा, वाइल्डर उसका इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था। उसने कहा होगा कि वो उसकी माँ से मिलवाएगा। एक छोटे बच्चा नेचुरली अपने माँ के लिए परेशान रहता है, और जब उससे लगता है कि उसका फादर उसे इग्नोर कर रहा है, तो इमोशनली वल्नरेबल हो जाता है। मैंने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, और ड्यूक, उसने वाइल्डर को लॉ के हवाले में क्यों किया, जबकि वो उसका बेटा था? होम्स ने गहरी नजरों से मुझे देखा, क्योंकि उसके अंदर अब भी एक सच्चा पिता था, और एक पिता के लिए सबसे बड़ा न्याय ये था कि जो गलत थे उससे उसकी सजा मिले, चाहे वो अपना ही खून क्यों ना हो। होम्स की बात सुनकर मेरे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी, जहां इमोशंस, लालच और गिल सब कुछ आपस में गथी गई थी। लंदन पहुंचकर भी मैं इस केस के बारे में सोचता ही रहा। इतना कॉम्प्लेक्स केस, इमोशनल ड्रामा, राजघराने की साजिश, एक एक्सीडेंटल मर्डर, सब कुछ एक ही स्टोरी में था। एक हफ्ते बाद मैं होम्स के पास बेकर स्ट्रीट गया। उस वक्त वो अपना वायलिन बजा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आया, उसने वायलिन एक तरफ रखा और बोला, वाटसन, मुझे लगता है यह केस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मैं चौंका। क्या मतलब? लॉर्ड सेल्टर वापस है, वाइल्डर जेल में है, और ड्यूक ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, और क्या वाकई है? होम्स ने धीरे से एक इनवेलप मेरी ओर बढ़ाया और बोला, यह लेटर प्रायरी स्कूल से आया है, डॉक्टर हक्सटेबल ने भेजा है। मैंने लेटर खोला और जोर से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस्टर होम्स, वाइल्डर का अरेस्ट के बाद स्कूल के स्टाफ क्वार्टर्स में एक छोटी सी डायरी मिली है मिस्टर हेडिगर की। उस डायरी में कुछ पेजेस वाइल्डर के बिहेवियर पर लिखा गया है। आपको इसे देखना चाहिए, शायद इसमें कुछ और जानकारी छुपी हो। मैंने होम्स की तरफ देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है हेडिगर ने कुछ और देखा था?
होम्स ने गंभीर होकर कहा, हो सकता है शायद उसने वाइल्डर के साथ किसी तीसरे आदमी को भी देखा हो या कोई ऐसा सुराग छोड़ा हो जिसे हम ओवरलुक कर गए हो। 2 दिन बाद वो डायरी लंदन पहुंची। होम्स ने बड़े ध्यान से उसके पेज पढ़े। एक एंट्री ने उसे तुरंत चौंका दिया। आज रात वाइल्डर फिर से एक स्ट्रेंजर से मिलने गया। मैंने उन्हें स्कूल के पीछे वाले गेट के पास देखा। वो आदमी एक यूनिफॉर्म में था, शायद किसी का प्राइवेट सर्वेंट। वाइल्डर ने उसे कुछ पैसे दिए। मैं तुरंत बोला, तो वाइल्डर अकेला नहीं था क्या? कोई और भी इस प्लानिंग में शामिल था? होम्स ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, लगता है वाइल्डर ने लॉर्ड सल्टर को किडनैप करने के लिए किसी और की मदद ली थी, शायद किसी और आउटसाइडर को जिसे अभी तक किसी ने पहचाना नहीं। उसने डायरी का बंद किया और कहा, वाटसन, लगता है मुझे फिर से नॉर्थ जाना पड़ेगा। प्राइड स्कूल के आसपास अभी भी कुछ परछाइयां मंडरा रही है और मैं उन्हें साफ देखना चाहता हूं। मैंने आश्चर्य से कहा, तुम वापस जाओगे जब सब कुछ खत्म लग रहा हो? होम्स ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक हर चक्र पूरा ना हो केस पूरी नहीं होती और मैं आधे आंसर के साथ चैन से नहीं बैठ सकता। 2 दिन बाद होम्स ने फिर से नॉर्थ की ट्रेन पकड़ी और मैं भी उसके साथ था। हवा में फिर से वही सस्पेंस था। ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठकर होम्स डायरी के वही नोट्स बार बार पढ़ रहा था। वाटसन, उसने कहा, हेडिगर ने किसी स्ट्रेंज की बात की थी, यूनिफॉर्म पहना हुआ और वाइल्डर से पैसे ले रहा था। मेरा मन कह रहा है यह बंदा केस का असली मिसिंग पीस है। हम जब प्राइवेट स्कूल पहुंचे तो डॉक्टर हक्सटेबल ने हमें देखा और हैरानी से कहा, अब दोनों वापस? होम्स ने बस एक लाइन में जवाब दिया, केस अभी भी पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर हक्सटेबल ने हमें उस स्टाफ क्वार्टर्स में ले जाया जहां मिस्टर हेडिगर रहता था। रूम अब भी वैसा ही था, साफ सुथरा, लेकिन एक टीचर के सादगी वाले जीवन की झलक मिलती थी। होम्स ने डायरी के नोट्स के हिसाब से हर कोने की जांच शुरू की। तभी उसने कार्डबोर्ड के पीछे छुपा हुआ एक छोटा सा पाउच निकाला जिसमें कुछ लेटर्स थे। वाटसन देखो, होम्स ने एक लेटर मुझे थमाया। यह हैंडराइटिंग वाइल्डर की नहीं है और इनवेलप पे लिखा है, फॉर कलेक्शन एट नाइट गेट। मैंने वो लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, पेमेंट कंफर्म्ड, द बॉय विल बी डिलीवर्ड नियर द ओल्ड मिल बाय नाइटफॉल, डोंट कम विथ एनीवन एल्स। होम्स का चेहरा सीरियस हो गया। तो वाइल्डर ने किसी और को हायर किया था उस बच्चे को फिजिकली उड़वाने के लिए। और ये ओल्ड मिल, मुझे याद है, स्कूल से कुछ माइल्स दूर एक पुरानी चक्की थी। हम तुरंत घोड़े पर ओल्ड मिल की तरफ निकले। रास्ते पर होम्स चुप था, जैसे वो हर क्लू को जोड़ रहा हो। मिल एक सुनसान जगह पर थी, तोड़ा हुआ, पुराने और क्रीपी। वहां पहुंचकर होम्स ने जमीन पे कुछ पैरों के निशान देखे। ये नया नहीं है पर इतना पुराना भी नहीं, कुछ 8 से 10 दिन पुराना लगता है। उसने कहा, यहाँ कोई था जिसने लॉर्ड सेल्टर को रखा और बाद में वाइल्डर ने उसे जंगल में शिफ्ट किया। फिर होम्स ने एक ब्रोकन लैंटर्न उठाया। उस पर एक छपा हुआ नाम था, कार्टर स्टेबल बाय लॉस हायर। मैं बोला, लॉस हायर तो यहां से कुछ 15 मील्स दूर है। होम्स ने आंखें चमकाते हुए कहा, और कार्टर नाम का एक आदमी ड्यूक की स्टेट में सर्वेंट के तौर पर काम करता था। मैं समझ गया। तो वाइल्डर ने ड्यूक के अपने सर्वेंट को हायर किया लॉर्ड सल्टर को उठवाने के लिए। होम्स ने सिर हिलाया। और अब वक्त आ गया है ड्यूक को सच बताने का कि उसका एक और आदमी इस साजिश में शामिल था। अगले ही दिन होम्स ने ड्यूक ऑफ होल्डरनेस को एक अर्जेंट मैसेज भेजा और शाम तक हम होल्डरनेस हॉल की ड्राइंग रूम में फिर से बैठे थे। ड्यूक का चेहरा सीरियस था, लेकिन आंखों में एक डर भी था, जैसे वो अंदाजा लगा चुके थे कि अब कुछ और सच सामने आने वाला हो। होम्स ने बिना किसी भूमिका के कहा, योर ग्रेस, मुझे लगता था कि आपके सेक्रेटरी जेम्स वाइल्डर ने अकेला लॉर्ड सेल्टर की किडनैपिंग की योजना बनाई थी, पर अब मुझे पक्का यकीन है उसके साथ एक और आदमी भी था। ड्यूक ने गहरी नजरों से होम की तरफ देखा। क्या तुम श्योर हो कौन था वो? होम्स ने टेबल पर एक टूटा हुआ लैंटर्न रखा जिस पर लिखा था, कार्टर स्टेबल बाय लॉस हायर। यह लैंटर्न हमें ओल्ड मिल से मिला, वही जगह जहां लॉर्ड सेल्टर को इनिशियली छिपाया गया था। होम्स ने कहा, और यह लैंटर्न कार्टर की स्टेबल का है
जहां आपका एक नौकर काम करता है। ड्यूक का चेहरा सख्त हो गया। कार्टर, वो तो बचपन से मेरा साथ है। होम्स ने बात आगे बढ़ाई, पर वाइल्डर ने उसे पैसे दिए, उससे भरोसे में लिया और उससे कहा कि वो बस बच्चे को टेम्पररी ले जाए। हो सकता है कार्टर ने सोचा हो कि ये सब हार्मलेस है, पर जैसे ही हेडिगर का एक्सीडेंटल मर्डर हुआ, वाइल्डर ने पूरा प्लान बदल दिया। ड्यूक धीरे से कुर्सी पर बैठ गए, उनका चेहरा उतर गया। तो मेरा एक और आदमी, मेरा ही सर्वेंट, होम्स ने नरम स्वर में कहा। वाइल्डर इमोशनली अनस्टेबल था। उसने कार्टर को टूल की तरह यूज किया। मुझे यकीन है कार्टर को नहीं पता था कि बाद में क्या होने वाला है। तभी एक नौकर दौड़ते हुए आया। सर, कार्टर अपना सामान लेकर भाग गया है। स्टेबल में उसका कुछ भी नहीं बचा। होम्स ने तुरंत कहा। वही तो मुझे डर था। जब उसे लगा कि वाइल्डर अरेस्ट हो चुका है, तो उसने सोचा कि उसका नाम भी सामने आ सकता है। अब वो भाग रहा है। ड्यूक ने गुस्से से बोला, उससे पकड़ो, पुलिस को बुलाओ, मैं खुद रिपोर्ट करूंगा। होम्स ने ड्यूक की तरफ देखा और कहा, मुझे खुशी है कि आप न्याय के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये केस सिर्फ आपके बेटे की सेफ्टी के नहीं था, बल्कि आपके घर के अंदर पल रहे विश्वासघात का भी था। ड्यूक ने चुपचाप होम्स की कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर होम्स, आपने मुझे मेरी फैमिली का असली चेहरा दिखाया। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। रात को वापस बेकर स्ट्रीट लौटते वक्त होम्स ने मुझे देखा और बोला, वाटसन, जब केस सिर्फ क्लूज का ना हो, जब इमोशंस, फैमिली और बेट्रेयल उसमें शामिल हो जाए, तब सच्चाई और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगले सुबह होम्स और मैं बेकर स्ट्रीट में बैठकर चाय पी रहे थे जब एक टेलीग्राम आया। कार्टर स्पॉटेड नियर चेस्टरफील्ड, पॉसिबली हेडिंग नॉर्थ, इंस्पेक्टर मैसन। होम्स ने तुरंत अपना कोट उठाया। वाटसन, हमें चेस्टरफील्ड जाना होगा। मुझे लगता है कार्टर दूर नहीं गया है। शायद वो वाइल्डर के अरेस्ट होने के बाद किसी जगह पे छुपने की कोशिश कर रहा है। हम तुरंत ट्रेन पकड़कर चेस्टरफील्ड पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर मैसन ने बताया कि कार्टर एक पुराने इन में देखा गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, वो पहले ही निकल चुका था। होम्स ने इनके मालिक से बात की। एक बुढ़े आदमी ने कहा, हाँ साहब, एक आदमी आया था, काफी घबराया हुआ था। उसने बस थोड़ा सा खाना खाया और फिर छुप छुप के पीछे से निकल गया। होम्स ने इनके आसपास का इलाका देखा। उसने जमीन पर कुछ हल्के से निशान देखे, घोड़े के हुक प्रिंट्स। देखा वाटसन, वो घोड़े पर था, लेकिन नया नहीं। हुक प्रिंट्स थोड़े घिसे हुए हैं। शायद ये उसी स्टेबल का घोड़ा हो जहां वो काम करता था। इंस्पेक्टर मैसन ने कहा, हम पुलिस चेक पॉइंट्स लगा देते हैं नॉर्थ बाउंड रोड्स पर। होम्स ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन मुझे लगता है वो किसी से मिलने जा रहा है, भाग रहा है, मगर बिना किसी प्लान के नहीं। हमने होल्डरनेस हॉल को इन्फॉर्म किया। ड्यूक ने तुरंत जवाब दिया, कार्टर का एक कजिन दुरहम के पास रहता है, वो शायद वहीं गया हो। होम्स का चेहरा चमक उठा। बस वही तो पजल मिसिंग था। वाटसन, हमें तुरंत दुरहम चलना होगा। दुरहम पहुंचकर होम्स ने एक पुराने फार्म हाउस का पता लगाया। रात का टाइम था और अंधेरा घिरा हुआ था। होम्स ने दूर से फार्म हाउस की लाइट्स देखी, फिर धीरे धीरे बैक डोर की तरफ चला गया। मैं और इंस्पेक्टर मैसन उसके पीछे थे। होम्स ने व्हिस्पर किया, वो अंदर ही है। मुझे एक सिलूट दिखा और वो कॉन्स्टेंटली खिड़की की तरफ देख रहा है, जैसे उससे डर है, कोई उसका पीछा कर रहा है। इंस्पेक्टर मैसन ने दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अंदर से भगने की आहट हुई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गई। 1 मिनट के अंदर कार्टर पकड़ा जा चुका था। वो कांप रहा था। प्लीज मुझे मत मारना, मुझे नहीं पता था सब ऐसे बिगड़ जाएगा। वाइल्डर ने कहा था ये सिर्फ एक प्लान है, उसने कहा था कुछ नहीं होगा। होम्स ने ठंडा स्वर में कहा, मुझे सब कुछ डिटेल में चाहिए, पूरा प्लान और लॉर्ड सेल्टर को कैसे और कहां रखा गया था। कार्टर ने धीरे से सिर हिलाया। मैं सब बताऊंगा, सिर्फ एक मौका दीजिए। कार्टर फार्म हाउस के एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में गिल्ट साफ झलक रहा था। होम्स ने उसके सामने क्विटली बैठकर कहा, कार्टर, अगर तुम सच बताओगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ रहम की गुंजाइश हो। मुझे सारी बात जाननी है, शुरू से एंड तक। कार्टर ने गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। मैं स्टेबल बॉय था होल्डरनेस हॉल में।
बहुत वक्त से काम कर रहा था। वाइल्डर ने मुझे अपने कॉन्फिडेंस में लिया। उसने मुझे पैसा और पोजीशंस का लालच दिया। उसने मुझे बताया कि ड्यूक और डच के बीच कुछ टेंशन चल रही थी और वो चाहते थे कि लॉर्ड सेल्टर किसी और के पास रहे। वाइल्डर के प्लान के मुताबिक हमें लॉर्ड सेल्टर को टेम्पररी गायब करना था, बस कुछ दिन के लिए। फिर उनका मानना था कि जब ड्यूक वीक पड़ जाएगा तब वाइल्डर उस पर प्रेशर बना सकेगा। वाटसन ने बीच में पूछा, क्या ड्यूक को इस बारे में कुछ पता था? कार्टर ने सर हिलाया। नहीं, ड्यूक को कुछ नहीं पता था। यह सब वाइल्डर ने अपने दिमाग से किया। उसने मुझे कहा कि लॉर्ड सेल्टर को स्कूल से चुपचाप निकलना होगा। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया। मैं प्रायोरी स्कूल गया रात के वक्त जब सब सो रहे थे। लॉर्ड सेल्टर को छुप कर बाहर निकाला। वाइल्डर ने एक घोड़े और एक सेफ जगह तैयार रखा था, रैगवाई फॉरेस्ट में एक पुराना केबिन। होम्स ने पूछा, और हेडिगर? कार्टर का चेहरा डर से भर गया। वो सबसे बड़ी गलती थी। वो लड़के के पीछे भाग आया था। उसने हमें देख लिया। मुझे लगा वो सब बता देगा। वाइल्डर गुस्से में था। उसने मुझे धक्का दिया और कहा कि कुछ करो। मैं सिर्फ उसे रोकना चाहता था। मैं घोड़े से उसे हिट किया। उसका सिर पत्थर से टकरा गया। वो वही मर गया। मैं बस उसे डराना चाहता था। रूम में एक सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर मेसन ने क्विटली कहा, तो तुमने लाश को छुपा दिया? कार्टर ने धीरे से हाँ कहा। हमने उसे हिलसाइड के पास एक झाड़ी में दफना दिया। मैं रात भर रोता रहा। मुझे रियलाइज हो गया था कि हमने क्या किया। होम्स ने आखिरी सवाल पूछा, और लॉर्ड सेल्टर अब कहाँ है? कार्टर ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर मैसन ने तुरंत 2 ऑफिसर्स भेजा उस जगह के लिए, और कुछ ही घंटों में लॉर्ड सेल्टर सुरक्षित हालत में मिल गया। होम्स ने धीरे से कहा, एक इनोसेंट लड़के को अपनी मां से अलग किया गया। एक मासूम की जान चली गई, सब एक पॉलिटिकल पावर के लालच के कारण। अगले दिन होल्डरनेस हॉल के ड्राइंग रूम में एक चुप्पी छाई थी। लॉर्ड सेल्टर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर हल्का डर और कंफ्यूजन था। उसके पास ड्यूक बैठा था। उसका चेहरा भावशून्य था, जैसे सालों का दुख एक झटके में उसके ऊपर आ गया हो। होम्स ने क्विटली कहा, मैं चाहता हूं कि आप दोनों मुझे पूरा सच बताएं, योर ग्रेस। मुझे सब कुछ क्लियर करना है। आखिर ये प्लान किसने बनाया और क्यों? ड्यूक ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। यह सब कुछ शुरू हुआ था जब मेरी वाइफ लेडी होल्डरनेस मुझे छोड़ के अमेरिका चली गई थी। हमारे बीच कुछ पर्सनल मैटर्स थे और उन्होंने लॉर्ड सेल्टर को भी साथ ले जाना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। यह मेरा बेटा था, मेरा उत्तराधिकारी। वाटसन ने धीरे से पूछा, फिर वाइल्डर का इसमें क्या रोल था? ड्यूक का चेहरा सख्त हो गया। वाइल्डर मेरे पर्सनल सेक्रेटरी था, लेकिन उसका इफेक्ट मुझ पर बहुत ज्यादा था। उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया। कहा कि अगर मैंने अपने बेटे को उसकी मां से दूर रखा तो उसकी अपब्रिंगिंग मेरे कंट्रोल में रहेगी। होम्स ने धीरे से बोला, और उसने कहा होगा कि स्कूल से बच्चे को चुपचाप गायब करना सबसे सही रास्ता होगा। ड्यूक ने हाँ में सर हिलाया। मुझे लगा कि यह बस टेम्पररी होगा। वाइल्डर ने मुझे यकीन दिलाया था कि लॉर्ड सेल्टर को कुछ नहीं होगा, और जब सब शांत हो जाएगा तब मैं अपने बेटे को वापस ले आऊंगा, बिना किसी कानूनी विवाद के। होम्स ने धीरे से कहा, लेकिन आपको पता था कि ये गलत है? ड्यूक ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मुझे पता था, लेकिन मैं कमजोर पड़ गया था। मुझे लगा ये बेस्ट वे होगा, लेकिन जब मैंने सुना कि हेडिगर की मौत हो गई है तब मुझे वाइल्डर पर शक हुआ। मैंने तुरंत उससे कन्फ्रंट किया और वो भाग गया। वाटसन ने पूछा, और कार्टर का क्या? कार्टर सिर्फ एक पॉन था। ड्यूक ने कहा, उसने वाइल्डर की बातों में आके गलती की, लेकिन उसने लॉर्ड सेल्टर का ख्याल रखा। होम्स ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि आपने आखिर में सच बताया। यह केस अब पुलिस के हाथ में है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है कि लॉर्ड सेल्टर सुरक्षित है। उस वक्त छोटा लॉर्ड सेल्टर उठकर होम्स के पास आया और धीरे से बोला, थैंक यू सर। होम्स का चेहरा सॉफ्ट हो गया। तुम्हारे जैसे बच्चों को ऐसे साजिशों से बचना चाहिए लॉर्ड सेल्टर। तुम्हारे भविष्य ब्राइट होना चाहिए, न कि राजनीति और लालच का शिकार। होम्स और वाटसन अब होल्डरनेस हॉल के स्टडी रूम में बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर का माहौल और भी ज्यादा ठंड था। सच्चाई ने सबके दिल को छू लिया था। होम्स ने स्लोली कहा, वाटसन, तुम्हें याद है
मैंने कहा था कि इस केस में पाव के निशान और साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट क्लूज है। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। वाटसन ने सर हिलाया। और तुमने करेक्टली गेस भी किया था कि 2 साइकिल से, एक लॉर्ड सेल्टर के लिए और एक उससे ले जाने वाले के लिए। होम्स ने टेबल पर एक मैप खोला और कहा, ये देखो, होल्डरनेस हॉल से स्कूल तक पूरा रूट मैंने मार्क किया है। वाइल्डर ने क्लेवरली प्लान किया था। वो बच्चे को ईस्ट की तरफ ले गया ताकि हम वेस्ट में सर्च करें। वाटसन ने पूछा, लेकिन वो वाइल्डर अब कहाँ है? इसी वक्त एक सर्वेंट दरवाजे पर आया और बोला, सर, पुलिस वाइल्डर को नियर बाई मूड से पकड़ कर ला रही है। वो छुपने की कोशिश कर रहा था। होम्स ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त की बात है वाटसन। जब कोई आदमी गिल्ड से भागता है तो उसका चेहरा पहले ही उसका भंडा फोड़ देता है। कुछ ही देर में पुलिस वाइल्डर को अंदर लेकर आई। उसका चेहरा पीला था, आंखों में डर और शर्म का मिला जुला असर था। होम्स ने सीधे उससे कहा, वाइल्डर, तुम बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन तुम्हारी लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। वाइल्डर चुप रहा, सिर्फ बोला, मैं सिर्फ ड्यूक के लिए काम कर रहा था। होम्स ने ठंड स्वर में कहा, नहीं, तुम अपने लिए काम कर रहे थे। तुम्हें लगता था कि अगर लॉर्ड सेल्टर हट जाए तो तुम हेयर बन सकते हो, क्योंकि तुम ड्यूक के इलेजिटिमेट सन हो। वाटसन चौंक गया। क्या? होम्स ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मुझे एक लेटर मिला था जिसमें यह मेंशन था, वाइल्डर ड्यूक का इलेजिटिमेट बेटा है। यही वजह थी कि ड्यूक उसके इन्फ्लुएंस में आ गया था। गिल्ट और मोह दोनों। वाइल्डर ने कुछ नहीं कहा, बस पुलिस के साथ चुपचाप चला गया। उस रात ड्यूक ने होम्स और वाटसन के साथ डिनर किया। दुखी चेहरे के साथ उसने कहा, मैंने जो किया उसके लिए मैं असहमत हूं। मैं अपने बेटे से माफी मांग चुका हूं। अब मैंने पूरा वक्त उसकी सही परवरिश में लगाऊंगा। होम्स ने कमली कहा, योर ग्रेस, सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। वाटसन ने सॉफ्टली कहा, और आपने वो किया। नेक्स्ट मॉर्निंग होम्स और वाटसन ने होल्डरनेस हॉल को अलविदा कहा। लॉर्ड सेल्टर अब सेफ था। ड्यूक ने वाइल्डर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था और प्रायरी स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर हक्सटेबल को पूरी कहानी बता दी गई थी। जब दोनों बेकर स्ट्रीट लौट रहे थे, वाटसन ने ट्रेन में बैठते ही कहा, होम्स, मुझे अब भी हैरानी हो रही है, तुमने ये सब कैसे सॉल्व किया? तुमने तो बस कुछ फुटप्रिंट्स और साइकिल के मार्क्स देखे थे। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, वाटसन, सबसे बड़ी क्लू थी। मुझे वाइल्डर के बिहेवियर में छुपी हुई डर और गिल्ट दिखी, और जब मुझे पता चला कि ड्यूक का असली बेटा स्कूल से गायब है और वाइल्डर उसके साथ गया है, तो सब कुछ धीरे धीरे साफ होता गया। वाटसन ने सर हिलाते हुए कहा, और तुम्हें सेकंड स्कूल का पता किस बात से चला? होम्स ने जवाब दिया, वो पैथ का इन्वेस्टिगेशन। जब मैं और तुम मोड़ पर गए थे, वहां के ट्रैक्स बता रहे थे कि एक साइकिल दूसरे साइकिल के ऊपर चल रही थी, और वाइल्डर का जो पेशेंस था वो एक झूठा पर्दा था। उसने इंटेंशियली उस साइकिल को प्रायरी के पास छोड़ा था ताकि सब उसे सस्पेक्ट ना करे। वाटसन ने नोटबुक निकाली और लिखने लगा, ये केस भी मेरे फेवरेट केसेस में से एक बन गया है। होम्स, इसमें इमोशंस, डिसेप्शंस और शार्प डेडिकेशन सब कुछ था। होम्स ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, वाटसन, लोगों की साइकोलॉजी समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई इंसान अपने स्टेटस के लिए किसी और का जीवन खराब करता है, तो समझ लो कि अंदर से वो खोखला हो चुका है। वाइल्डर सिर्फ एक सर्वेंट नहीं था, वो एक एम्बिशन से भरा हुआ आदमी था जो अपने इलेजिटिमेट स्टेटस से दुखी था। वाटसन ने सॉफ्टली कहा, और उस एम्बिशन ने उसे अपराध की तरफ ले जाया। होम्स ने आंखें बंद की और बोला, वही इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है, छुपा हुआ गुस्सा और दबा हुआ लालच। बेकर स्ट्रीट पहुंचते ही मिसेस हडसन ने दोनों का स्वागत किया। आप लोग सेफ लौट आए। होम्स साहब, एक टेलीग्राम आया है आपके लिए। होम्स ने उससे लिया और पढ़कर हल्का सा मुस्कुराया। वाटसन ने पूछा, क्या लिखा है? होम्स बोला, ड्यूक का मैसेज है, लिखा है, थैंक यू, मैंने अपने बेटे को पाया और अपना सम्मान भी। वाटसन ने कहा, मुझे लगता है एक और केस बंद हो गया। होम्स ने अपनी वायलिन उठाते हुए कहा, और एक और मिस्ट्री सॉल्व हो गई। चलो वाटसन, अब कुछ शांति का म्यूजिक हो जाए।
बेकर स्ट्रीट के फ्लैट में शाम का वक्त था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और एक शांत सा सन्नाटा पूरे कमरे में फैला हुआ था। होम्स अपने आर्मचेयर में बैठा था। वायलिन उसके पास पड़ा था, लेकिन आज उसका मन बजाने का नहीं था। वाटसन अपनी डायरी लिख रहा था। पेन की नोक धीरे धीरे पेज पर चल रही थी। होम्स ने अचानक कहा, वाटसन, तुम्हें पता है इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था? वाटसन ने सर उठाकर कहा, वाइल्डर। वाइल्डर तो एक पॉन था, होम्स ने कहा। सबसे बड़ा ट्विस्ट था ड्यूक का साइलेंस। एक पिता अपने बेटे के गायब होने के बाद भी शांत रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका रिश्ता वाइल्डर के साथ एक्सपोज हो सकता था। सोसाइटी में रिपुटेशन सबसे बड़ी करेंसी है वाटसन। वाटसन ने डायरी बंद करते हुए कहा, और तुमने उस साइलेंस को तोड़ दिया। होम्स मुस्कुराया क्योंकि साइलेंस में ही अक्सर सबसे बड़ी चीज छुपी होती है। वाटसन ने पूछा, मुझे एक बात बताओ होम्स, अगर लॉर्ड सेल्टर को कुछ हो जाता तो ड्यूक के खिलाफ तुम क्या करते? होम्स ने थोड़ी देर शांत रहा, फिर धीरे से बोला, मैं उससे लॉ के सामने लाता, लेकिन मैं जानता हूं उसके दिल में बेटे के लिए प्यार था। उसने वाइल्डर को डाल बनाया था, लेकिन जब रियल डेंजर आया उसने वाइल्डर को भी छोड़ा और अपने बेटे को बचाया। वाटसन ने गहरी सांस ली। यह केस इमोशन से भरा हुआ था। एक पिता, एक इलिजिटिमेट बेटा, एक मासूम बच्चा, और बीच में तुम। होम्स ने हल्का सा सिर झुकाया। हर केस में मैं सिर्फ सच ढूंढता हूं वाटसन, चाहे वो कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो। उस रात होम्स ने अपने सारे नोट्स निकलकर एक साफ शीट ली और लिखना शुरू किया। केस समरी, प्रायरी स्कूल अफेयर। एक रेपुटेटेड स्कूल से एक यंग लॉर्ड का गायब होना, एक सस्पिशियस जर्मन मास्टर और एक दुखी फादर, सब एक ऐसे जाल का हिस्सा थे जिसमें इमोशंस, सीक्रेट और एम्बिशन इंटरट्विन थे। फाइनल कंक्लूजन ये था, सच कभी भी छुपा नहीं सकता, चाहे उसके ऊपर कितने भी पर्दे डाल दिए जाए। वाटसन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। होम्स, तुम सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं, तुम एक इंसान हो जो ट्रूथ के लिए लड़ता है। होम्स ने हल्की मुस्कान दी, और तुम मेरी कहानियों को इमॉर्टल बनाते हो। अगले दिन सुबह जब धूप हल्की सी खिड़की से अंदर झक रही थी, वाटसन ने अपनी जर्नल खोला और लिखने लगा। इस केस ने मुझे एक बार फिर दिखाया कि इंसानी इमोशंस कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब पैसा, इज्जत और पर्सनल संबंध आपस में टकराते हैं तो सच्चाई अक्सर दब जाती है, लेकिन होम्स जैसे लोग उस दबे हुए सच को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। वाटसन का पेन रुक गया। उसने सोचा, वाइल्डर का क्या हुआ? होम्स, जो कि अपने केमिकल एक्सपेरिमेंट में व्यस्त था, उसने वाटसन की मन की बात जान ली। जैसे, तुम सोच रहे हो ना वाइल्डर का क्या होगा? होम्स ने पूछा। वाटसन ने हाँ में सर हिलाया। होम्स बोला, वाइल्डर अभी भी जेल में है। ड्यूक ने ऑफिशियली उस पर केस दर्ज करवा दिया है। हालांकि उसने अपने बेटे लॉर्ड सेल्टर को हार्म नहीं पहुंचाया, पर किडनैपिंग और ब्लैकमेल के चार्ज स्ट्रॉन्ग हैं। वाटसन बोला, लेकिन उसने अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाया। पर क्या उसमें कोई इंसानियत नहीं थी? होम्स थोड़ा थम सा गया। वाइल्डर के इमोशन जेन्युइन था। उसने अपने पिता ड्यूक से सिर्फ थोड़ा सा एक्सेप्टेंस चाहता था। जब उसे लगा कि लॉर्ड सेल्टर ने उस जगह को छीन लिया है तो उसका गुस्सा डेंजरस बन गया। वाटसन ने साई लिया। एक ट्रेजेडी है, एक आदमी ने सिर्फ प्यार और मान्यता चाहिए थी। होम्स ने कहा, ट्रू, लेकिन इमोशंस जब ग्रीड में बदल जाए तो वो क्राइम का रूप ले लेता है। वाटसन ने अपने जर्नल में लिखा, वाइल्डर के लिए मेरा मन दुविधा में है। उसने जो किया वो गलत था, पर जो उसने सहा वो भी इंसानियत से परे थे। कभी कभी एक इंसान गलत डिसीजन सिर्फ इसीलिए लेता है क्योंकि उसका दिल बहुत सालों तक टूटा हुआ होता है। होम्स ने पेपर उठाया जिसमें एक छोटी सी खबर छपी थी, लॉर्ड सेल्टर रिटर्न्स टू प्रायरी स्कूल सेफ एंड इन गुड हेल्थ। ड्यूक ऑफ होल्डरनेस एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर शेरलॉक होम्स फॉर हिज सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन। होम्स ने पेपर वाटसन को दिखाया और बोला, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बच्चा सेफ है, एक बाप ने कुछ सीखा, और एक गमनम आदमी वाइल्डर दुनिया के सामने आ गया। वाटसन ने सर झुकाया। तुम्हारे लिए यह केस बंद, पर मेरे लिए एक और कहानी। केस क्लोज होने के बाद होम्स ने एक गहरी सांस ली और कहा, वाटसन, मुझे लगता है हमें थोड़ा आराम लेना चाहिए।
लंदन की हवा में कुछ ज्यादा ही पॉलिटिक्स और क्राइम घुल गया है। वाटसन ने मुस्कुराते हुए कहा, हो, तुम्हारे जैसा आदमी के लिए छुट्टी लेना आसान थोड़ी है। होम्स ने आंखों में चमक के साथ कहा, आखिर तुम मुझे जान गए हो वाटसन, पर चलो छोटी सी जर्नी प्लान करते हैं। मूरलैंड्स की तरफ, स्कॉटलैंड के पास एक छोटी जगह है, पीसफुल और क्वाइट। अगले ही दिन दोनों एक छोटी सी ट्रेन जर्नी पे निकल पड़े, डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। रास्ते पर होम्स मोस्टली चुप रहा, पर वाटसन की आंखें नेचर के शांत दृश्यों में खो रही थी। पीला फील्ड, हरा जंगल और ठंडा मौसम का सुकून। छोटी सी जगह में पहुंचकर उन्होंने एक इन हाउस में स्टे किया। पूरा वुडन स्ट्रक्चर, ओल्ड स्टाइल फायरप्लेस और एक फ्रेंडली होस्ट जिसका नाम था मिस्टर रॉब। सर, अगर आपको वॉक्स पसंद है तो हमारे इन के पीछे एक पुराना फॉरेस्ट ट्रेल है, मिस्टर रॉब ने कहा। होम्स ने आंखों में हल्की सी चंचलता लाते हुए कहा, परफेक्ट, वॉक भी हो जाएगा और शायद कोई रहस्य भी। वाटसन ने हंसते हुए कहा, बस अभी तो छुट्टी शुरू हुई है। रात को दोनों फायरप्लेस के पास बैठे थे जब मिस्टर रॉब वापस आया। हाथ में एक पुराना लेटर था। सर, ये लेटर मुझे 3 दिन पहले फॉरेस्ट के ट्रेल के पास एक ब्रोकन लॉज के नीचे मिला था। लगता है किसी ने जानबूझकर छुपाया है, पर मैं पढ़ नहीं पाया। लैंग्वेज अजीब सी है। होम्स ने लेटर लिया और तुरंत उसके माथे पर सिलबट्टे पड़ गई। वाटसन, ये तो सिफर है, एक सीक्रेट कोड, और ये लैंग्वेज, ये तो जर्मन ओरिजिन लग रही है। वाटसन चौंक गया। तुम कहना चाह रहे हो कि इस पीसफुल जगह में भी कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है? होम्स धीरे से मुस्कुराया। वाटसन, जहां लोग हैं वहां सीक्रेट्स तो होंगे ही। लगता है हमारी छुट्टी भी एक नए केस में बदलने वाली है। होम्स ने सिफर लेटर को बारीकी से ऑब्जर्व किया। उस पर एक पुराना जमाने का सिंबल्स बना हुआ था। क्रॉस के नीचे एक स्नेक जैसा कर्व और कुछ लैटिन लेटर्स भी। वाटसन ने हैरानी से पूछा, होम्स, ये किस टाइप का कोड है? होम्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ये कोड एडवांस सिफर का वेरिएशन लगता है जो पुरानी यूरोपियन सीक्रेट सोसाइटीज यूज करती थी। ये सिर्फ एक लेटर्स नहीं है वाटसन, ये किसी बड़े कंस्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है। वाटसन ने ताज्जुब से कहा, पर एक छोटे से फॉरेस्ट ट्रेल के पास ऐसा क्या छिपा हो सकता है? होम्स ने तुरंत लेटर डिकोड करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद उसने पढ़ा, अंडर द ट्विस्टेड एश ट्री व्हेयर द शैडो पॉइंट्स एट डस्क लाइज द मैप टू द ट्रूथ दे बरिएड इन 1869। वाटसन ने झटका खाया, यानी किसी पेड़ के नीचे कुछ गड़ा गया है। होम्स ने कहा, और वो भी 1869 से, मतलब यहाँ कोई सीक्रेट मैप या एविडेंस छुपाया गया है। अगले दिन सुबह होम्स और वाटसन ने फॉरेस्ट ट्रेल की ओर रुख किया। ट्रेल पुराना और क्वेट था, दोनों तरफ घना जंगल और बीच में कच्ची पैथ। एक जगह होम्स रुक गया। वाटसन, देखो, वो रहा ट्विस्टेड एश ट्री। वो पेड़ सच में अजीब सा था। उसका तना घुमा हुआ था और उसकी छाया एक वियर्ड दिशा में पड़ रही थी। होम्स ने मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में एक पुरानी मिट्टी से सनी हुई लोहे की डिब्बा मिली। उस बॉक्स को खोलते ही अंदर एक फोल्डेड मैप और एक दूसरा लेटर था। वाटसन ने हैरानी से पूछा, क्या है इसमें? होम्स ने कहा, मैप में एक और लोकेशन है मूर के उस पर, और यह लेटर लिखा गया है किसी RW के नाम से। उसमें लिखा है, यदि तुम सच तक पहुंच गए हो तो याद रखना, कुछ चीजें दबी रहे तो बेहतर होता है। वाटसन अब पूरी तरह शॉक में था। होम्स, ये किस तरह की कहानी है? होम्स ने धीरे से कहा, यह किसी पॉलिटिकल या मिलिट्री सीक्रेट से जुड़ा हुआ लगता है। शायद विक्टोरियन इरा में कोई कवर अप हुआ था। वाटसन ने घबरा कर पूछा, और अब हम क्या करें? होम्स ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, वाटसन, हम जाएंगे मैप के आखिरी पड़ाव तक और देखेंगे कि 1869 में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी कोई छुपाना चाहता है। होम्स और वाटसन ने मैप के फाइनल क्लू के पीछा करते हुए प्रायरी के मूर के उस पर एक वीरान और धुंध से ढकी जगह पर पहुंचना शुरू किया। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे नेचर खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैप के अनुसार एक पुराना चट्टानों का ग्रुप था जिसका नाम था द 3 ब्रदर्स। 3 बड़े बड़े पत्थर एक लकड़ी में खड़े थे, जैसे किसी एंशिएंट रिचुअल का पार्ट हो।
होम्स ने पेड़ से लिया हुआ कंपास निकाला और बोला, मैप के अनुसार तीसरा पत्थर उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है जहां सच छुपा हुआ है। वाटसन ने थोड़ा संकोच के साथ पूछा, होम्स, क्या हमें सच में आगे बढ़ना चाहिए? यह जगह कुछ ज्यादा ही क्रीपी लग रही है। होम्स ने मुस्कुराकर कहा, हा वाटसन, अगर तुम्हें कभी डर लगे तो याद रखना, हम सच के सोल्जर हैं। दोनों ने कंपास के डायरेक्शन में वॉक शुरू किया। कुछ दूर जाकर एक छोटा सा पत्थरों का तहखाना नजर आया, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर जमीन में छुपाया हो। होम्स ने उस तहखाने का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक सीढ़ी नीचे जा रही थी। लकड़ी की सीढ़ी पुरानी थी और हर कदम पर चरचराहट होती थी। नीचे पहुंचकर एक बंद कमरे में उन्हें मिला एक पुराना चेस्ट और एक वुडन बॉक्स। होम्स ने बॉक्स खोला। अंदर एक डायरी थी जो लॉर्ड सेल्टर एसर के नाम से थी, यानी ड्यूक के बेटे के दादा। वाटसन ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, 1869 में हमने प्रायरी स्कूल में एक सीक्रेट चेम्बर बनाया था जहां आर्मी के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और वेपन रखे गए थे। ये सब क्वीन के हुक्म पर हुआ ताकि किसी अफसरिंग के वक्त उसे एक्टिवेट किया जा सके, पर कुछ करप्ट ऑफिसर ने उसे मिसयूज किया और हमने सब रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए। ये डायरी और मैप सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चाई जानने के लायक है। वाटसन ने धीमे स्वर में कहा, होम्स, इसके बारे में दुनिया को पता चलना चाहिए। होम्स ने डायरी बंद करते हुए कहा, वाटसन, कभी कभी कुछ सच इतिहास के दीवारों के पीछे छुपा रहना चाहिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो उससे सीख सके, ना कि उसके फायदा उठाए। होम्स ने चेस्ट को बंद किया और बॉक्स को वापस उसी जगह पर केयरफुली रख दिया। वापस आते हुए वाटसन ने पूछा, और लॉर्ड सेल्टर का क्या? होम्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो सेफ है और जल्द अपने पिता से मिल जाएगा। इस मिशन ने सिर्फ एक मिसिंग बॉय ही नहीं बल्कि एक बड़ी ट्रूथ भी वापस दुनिया के सामने लाया। ड्यूक ने होम्स का शुक्रिया अदा किया और लॉर्ड सेल्टर को गले लगाकर रो पड़ा। केस बंद हो गया, पर होम्स और वाटसन दोनों जानते थे उन्होंने सिर्फ एक मिसिंग चाइल्ड को नहीं बल्कि एक भयानक सीक्रेट को भी टच किया था। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीक पर हम आपके लिए एक और जबरदस्त स्टोरी लेकर आएंगे। अगर आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।